अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू केमिस्ट्री आस्क, जहां आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। हम आपको उसका वीडियो सोल्यूशन देंगे। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा के जरिए भेज सकते हैं। इनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे हम रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से रिडॉक्स इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, तो उस पर मैंने बहुत ही आसान सी वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलें आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बैलेंसिंग रिडॉक्स केमिकल इक्वेशन बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसको बैलेंस करने के कुछ रूल्स होंगे। हो सकता है जो मैं आपको रूल्स बताऊं वो आपकी टेक्स्ट बुक से थोड़े से डिफरेंट हो, लेकिन अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप किसी भी रिडॉक्स इक्वेशन को बहुत ही आसानी से बैलेंस कर सकेंगे। सबसे पहला रूल है आइडेंटिफाई रिडॉक्स एलिमेंट। सबसे पहले आपने ये इक्वेशन में देखना होगा कि किसकी ऑक्सीडेशन और किसकी रिडक्शन हो रही है, जो कि हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे जब मैं आपको तरीका समझाऊंगा। सेकंड रूल है टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन गेन एंड इलेक्ट्रॉन लॉस बाय मल्टीप्लाइंग विद सूटेबल इंटीजर। हमने इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस को बैलेंस करना होगा किसी भी न्यूमेरिकल डिजिट से मल्टीप्लाई करके, ताकि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस इक्वल हो जाएं। थर्ड रूल है बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट फॉर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सबसे पहले हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करना होगा। उसके बाद फोर्थ रूल में हम ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करेंगे और उसके बाद हाइड्रोजन को करेंगे। बस इन्हीं चार रूल्स की मदद से हम किसी भी रिडॉक्स इक्वेशन को बहुत ही आसानी से बैलेंस कर सकेंगे। तो सबसे पहली मैं एग्जांपल लेने लगा हूँ पोटाशियम डाइक्रोमेट की। ये एग्जांपल आपको एफएससी पंजाब टेक्स्ट बुक फर्स्ट ईयर 10th चैप्टर में मिल जाएगी। सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को एज इट इज लिख लेता हूँ। अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करने लगे हैं बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। वही चार रूल्स जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं वही यहाँ पे हम यूज करेंगे। सबसे पहला रूल था कि आइडेंटिफाई रिडॉक्स एलिमेंट। तो रिडॉक्स एलिमेंट का पता तब चलता है जब आप सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं, और जहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट का फर्क आ रहा हो तो वहाँ कोई ना कोई चेंज हो रही होगी। वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुई है, तो आपने सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी। अगर आपको तरीका नहीं आता कि हम किसी भी सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें मैंने बहुत ही आसान सी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूंगा ताकि वीडियो शॉर्ट बने। सबसे पहले पोटाशियम है, पोटाशियम की +1 आती है एक पोटाशियम की। इसी तरह एक क्रोमियम की +6 आती है। इसी तरह एक ऑक्सीजन की -2 होती है। उसके बाद HCl में H की +1 होती है और Cl की -1। उसके बाद हम इक्वेशन की दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो पोटाशियम है, पोटाशियम की अगेन यहाँ पे +1 होगी। उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन की यहाँ पे -1। उसके बाद फिर क्रोमियम है, क्रोमियम की +3 होती है। उसके बाद क्लोरीन अगेन -1 होगा। फिर उसके बाद क्लोरीन का मालिक्यूल है, इसमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। उसके बाद H2O में वाटर की +1 और ऑक्सीजन की -2। तो जब हम इन सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम देखेंगे कि चेंजेस किन में आ रही हैं। तो पोटाशियम की इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे भी +1 है, इक्वेशन की राइट साइड पे भी +1 ही है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आई। उसके बाद क्रोमियम है, क्रोमियम की इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे +6 है, जबकि इक्वेशन की राइट साइड पे +3 है, तो इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई चेंज आई है। तो यहाँ हम एक एरो ड्रा कर लेते हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है या रिडक्शन हुई है। एक जनरल रूल बता देता हूँ कि कभी भी अगर पॉजिटिव चार्ज में कमी आए तो इसका मतलब रिडक्शन होती है, अगर पॉजिटिव चार्ज में इजाफा हो तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन होती है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि पॉजिटिव चार्ज में कमी हो रही है, +6 में वो जा रहा है +3 में, तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हुए होंगे, यहाँ पे रिडक्शन हुई है। और कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं? 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, क्योंकि वो +6 से +3 में गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इक्वेशन की दोनों तरफ -2 ही है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया। हाइड्रोजन की भी इक्वेशन की दोनों तरफ +1 है, यहाँ भी कोई फर्क नहीं आया। उसके बाद हम Cl को देखते हैं। तो Cl के ऊपर -1 चार्ज है इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे, जबकि इक्वेशन की राइट साइड पे हमें 3 तरह के Cl देखने को मिलते हैं। एक पोटाशियम क्लोराइड है, उसमें Cl -1 है, यहाँ कोई चेंज नहीं आया। उसके बाद क्रोमियम ट्राइक्लोराइड है, वहाँ भी Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही है, यहाँ भी कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जो Cl मॉलिक्यूल है यहाँ पे चेंज आ चुका है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो इसका मतलब यहाँ भी कोई तब्दीली आई है। तो यहाँ भी हम एक एरो ड्रा कर लेंगे। अब हमने ये देखना है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है, रिडक्शन हुई है। एक और बात जनरल, अगर एक एटम की रिडक्शन हुई है तो दूसरे एटम की ऑक्सीडेशन ही हुई होगी। फिर भी हम देख लेते हैं इसको फर्दर। अगर आप HCl में Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहाँ पे इसकी -1 है, जबकि इक्वेशन की राइट साइड पे इसकी 0 है, तो इसका मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला है तभी वो 0 में कन्वर्ट हुआ है। पहले वो -1 था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला होगा तभी वो 0 में कन्वर्ट हुआ है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं।
और कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, पहले वो -1 था, अब वो 0 में कन्वर्ट हो गया है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, तो 1 इलेक्ट्रॉन भी हम ऊपर लिख देंगे। यहाँ पे पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है, हमने आइडेंटिफाई कर दिया है रिडॉक्स एलिमेंट को कि ऑक्सीडेशन किसकी हुई है और रिडक्शन किसकी हुई है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, जो कि है हमने इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस को बैलेंस करना है। उसका तरीका ये है कि जो भी हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंड इलेक्ट्रॉन लॉस लिखे थे एरो के ऊपर, उनको एक ऐसे सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करें जिनका आंसर दोनों इक्वेशन में सेम आए। सबसे पहले हम रिडक्शन वाले पार्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए थे, तो यहाँ मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसका आंसर 6 आ जाएगा। अब मैंने ऊपर वाली इक्वेशन के इलेक्ट्रॉन को ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 6 आए। तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने निकाला था, तो इसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस तरीके से हमें एक सूटेबल डिजिट्स मिल जाएंगे। ऑक्सीडेशन इक्वेशन में 6 आएगा और रिडक्शन इक्वेशन में 2 आएगा, जिनकी मदद से हमने इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस को एक दूसरे के बराबर किया है। अब हमने जिस भी डिजिट से मल्टीप्लाई किया था वो दोनों एटम इक्वेशन के दोनों तरफ बराबर करने हैं। फॉर एग्जांपल हम रिडक्शन इक्वेशन को पहले देख लेते हैं। तो रिडक्शन इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो हमने इंश्योर कर लेना है कि इक्वेशन के दोनों तरफ इसके 2 एटम मौजूद हैं। तो अगर हम इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे देखें तो क्रोमियम के 2 एटम मौजूद हैं, लेकिन अगर हम इक्वेशन की राइट साइड पे देखें तो क्रोमियम का 1 एटम है, जबकि हमने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ हम क्रोमियम के साथ 2 ऐड करेंगे ताकि इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाए। इसी तरह जो ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन है उसमें अगर आप देखें तो हमने 6 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। इसका मतलब यह है कि हमने दोनों तरफ क्लोरीन के एटम 6 करने हैं जहाँ पे एरो लगा हुआ है। तो अगर हम इक्वेशन की लेफ्ट साइड की तरफ देखें तो हमारे पास एक HCl है, तो यहाँ हम 6 ऐड कर देंगे ताकि यहाँ पे 6 Cl पूरे हो जाएं। इस तरह हम अगर इक्वेशन की राइट साइड पे देखें तो हमारे पास Cl मॉलिक्यूल है, यहाँ हम 3 ऐड कर दें तो यहाँ भी 6 Cl एटम पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ तक हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी मदद से हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस को बैलेंस किया है बाय मल्टीप्लाइंग विद द सूटेबल डिजिट। उसके बाद थर्ड रूल आ जाता है। थर्ड रूल में हमने सभी एलिमेंट को बैलेंस करना है एक्सेप्ट फॉर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो हम स्टार्ट से ही ले लेते हैं। सबसे पहला कंपाउंड पोटाशियम डाइक्रोमेट है। यहाँ पे पोटाशियम मौजूद है, तो पोटाशियम यहाँ पे 2 एटम मौजूद हैं, जबकि इक्वेशन की राइट तरफ सिर्फ एक पोटाशियम का एटम मौजूद है। तो हम इक्वेशन की राइट साइड में पोटाशियम क्लोराइड के साथ 2 ऐड कर देंगे ताकि दोनों तरफ 2 पोटाशियम बराबर हो जाएं। तो अगर हम क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम इक्वेशन के दोनों तरफ बैलेंस ही है, क्योंकि दोनों तरफ 2 ही एटम क्रोमियम के मौजूद हैं। उसके बाद ऑक्सीजन है, उसको हम बैलेंस नहीं करेंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल हमने बाकी सारे एटम्स को बैलेंस करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सबसे पहले। तो इक्वेशन की राइट साइड पे 14 Cl मौजूद हैं, जबकि इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे ओनली 6 Cl है। तो यहाँ हमने इनको बैलेंस करना है। इनको बैलेंस करने के लिए हम इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे 8 HCl मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे ताकि यहाँ पे दोनों तरफ Cl की तादाद बराबर हो जाए, जो कि 14 आई है। तो यहाँ तक थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे एटम बैलेंस कर लिए हैं। उसके बाद हम अपने लास्ट स्टेप की तरफ आते हैं, जिसमें हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। उसके बाद हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। सबसे पहला कंपाउंड है पोटाशियम डाइक्रोमेट। इसी में ही ऑक्सीजन मौजूद है, सिर्फ इसमें 7 ऑक्सीजन हमें मिल रहे हैं, जबकि इक्वेशन की राइट साइड पे ऑक्सीजन वाटर के अंदर मौजूद है, जो कि 1 है। तो यहाँ हम H2O मॉलिक्यूल 7 कर देंगे ताकि ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर हो जाए, जो कि 7 है। उसके बाद हम लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे 14 है, जबकि इक्वेशन की राइट साइड पे भी 14 ही है। तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गए। यहाँ तक ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब हम इस इक्वेशन को दोबारा नीट करके लिख लेते हैं। सबसे पहले पोटाशियम डाइक्रोमेट, उसके बाद 14 HCl, फिर एरो, उसके बाद 2 पोटाशियम क्लोराइड, फिर 2 क्रोमियम ट्राइक्लोराइड, फिर 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल, फिर 7 H2O मॉलिक्यूल। यहाँ तक रिडॉक्स इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। उम्मीद है ये तरीका आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा पे भेज सकते हैं, जिसका आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।